बच्चों, आज हम लोग एकांकी संचय की एकांकी सूखी डाली, जिसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी, इस एकांकी के कुछ सैंपल क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसके पहले की क्लास में बच्चों मैंने आप लोगों को सूखी डाली एकांकी की पूरी कथा वस्तु अच्छे से समझा दी थी। ये वीडियो बच्चों 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट में बच्चों मैंने आप लोगों को एकांकीकार का संक्षिप्त परिचय, एकांकी की कथा वस्तु का सारांश और एकांकी के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था। फिर नेक्स्ट पार्ट में बच्चों मैंने आप लोगों को एकांकी का उद्देश्य, एकांकी के शीर्षक की सार्थकता और एकांकी का स्वरूप, इन प्रश्नों के उत्तर आप किस ढंग से लिखेंगे इसके संबंध में मैंने बताया था, और कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को बताई दी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को देख लें ताकि उन्हें एकांकी की कथा वस्तु अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और फिर नेक्स्ट आज हम लोग कुछ सैंपल क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं इस पार्ट से और उसके उत्तर आप किस ढंग से लिखेंगे। ठीक है, और सभी बच्चे आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, यानी आपका 1 पैराग्राफ होता है और उस पर आपको 4 प्रश्न होते हैं। ये 4 प्रश्न बच्चों केवल उस पैराग्राफ से ही रिलेटेड नहीं होते बल्कि पूरी एकांकी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आप पूरी एकांकी को कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़िए ताकि उससे आप छोटी छोटी जो बातें हैं उस पर उसकी वो ध्यान में रहेंगी आपको। ठीक है, क्योंकि जो एकांकी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एकांकी की कथा वस्तु से ही आते हैं। तो एकांकी के मुख्य पात्र का चरित्र कैसा है, उसकी जो विशेषताएं हैं वो कैसी हैं, संवाद कैसे हैं, किस घटनाक्रम को लेकर के ये एकांकी लिखी गई है और लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से क्या कहना चाहा है, क्या संदेश देना चाहा है। तो इस तरह के ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, और 3 प्रश्न जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी एकांकी के लिए कि एकांकी का उद्देश्य, एकांकी के शीर्षक की सार्थकता और एकांकी किस प्रकार की है। ठीक है, यानी एकांकी का स्वरूप। तो ये तीनों ही प्रश्न तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए हैं, और कुछ अच्छे प्रश्न जो कि संवाद पर, चरित्र चित्रण पर या घटनाक्रम पे पूछे जा सकते हैं, तो उसे मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस पार्ट से किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और उसके उत्तर आप किस ढंग से लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कुछ अच्छे प्रश्नों के उत्तर। सूखी डाली कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। गद्यांश 1। वह तमीज तो बस आप लोगों को है, मैंने कहा तुम तो लड़ती हो, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, उपर्युक्त कथन का वक्ता कौन है, संदर्भ सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उपर्युक्त कथन छोटी बहू बेला के हैं। जब बेला मिश्रानी को काम से यह कहकर निकाल देती है कि उसे काम नहीं आता, तब इंदु बेला को समझाती है कि नौकर से काम लेने की तमीज होनी चाहिए। इस पर बेला उससे कहती है कि वह तमीज तो आप लोगों में ही है, अर्थात उसे तो यह सब आता ही नहीं है। यहाँ बेला के इन कथनों को इंदु ने बड़ी बहू से कहा है या बड़ी बहू से वो बताती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये कथन तो बेला का है, लेकिन उसे यहाँ पर इंदु जो है वो बड़ी बहू से बता रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रश्न संदर्भ बताना है कि संदर्भ सहित उसका उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंदु कौन है, वक्ता का उससे क्या संबंध है। उत्तर है, इंदु परिवार की बेटी और दादा मूलराज की लाडली पोती है। उसने प्राइमरी तक की शिक्षा प्राप्त की है। घर में सभी उसकी राय सलाह लेते हैं। वह एक समझदार लड़की है तथा अपने दादाजी का सम्मान करती है। इंदु वक्ता बेला की ननद है। बेला इंदु के भाई परेश की पत्नी है, अतः दोनों में ननद भाभी का संबंध है। एकांकी के अंत में दोनों में आपस में अच्छी मित्रता हो जाती है, दोनों आपस में अच्छी मित्र भी बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों 2 प्रश्न थे, उनके उत्तर आप इस ढंग से लिख सकते हैं कि इंदु जो है वो परिवार की बेटी थी और वक्ता यानी बेला के साथ उसका ननद भाभी का रिश्ता था।
वक्ता का संक्षिप्त परिचय दीजिए, यानी इस वक्तव्य की जो अ, वक्ता है यानी बोलने वाली है वो है बेला, उसका आपको संक्षिप्त परिचय देना है। तो आप उत्तर इस ढंग से लिख सकते हैं कि उपयुक्त कथन की वक्ता बेला एकांकी के मुख्य नारी पात्र के रूप में है। वह परिवार की सबसे छोटी बहू है। वह लाहौर की प्रतिष्ठित संपन्न कुल की बेटी है, पढ़ी लिखी है। वह तुनक मिजाज, घमंडी और वाकपटु है। वाकपटु मतलब तुरंत हाजिर जवाब है, ठीक है। जब इंदु से उसकी खटपट होती है तब उससे तुरंत नाराज हो जाती है और मायके की ही तारीफ करती है। बेला के स्वभाव में कहीं कहीं थोड़ी बचपना भी दिखाई देती है, क्योंकि वह अपने मायके में इकलौती बेटी के रूप में पली बढ़ी है। एकांकी के अंत में उसके भावुक हृदय एवं समन्वय की भावना का भी पता चलता है। यही कारण है कि वह दादाजी के विचारों का सम्मान करती है और स्वयं भी परिवार में घुल मिलकर रहना चाहती है। ठीक है, तो इस तरह से आप बेला का चरित्र चित्रण या चरित्र की विशेषताएं या उसका परिचय, ये किसी भी रूप में ये प्रश्न आ सकता है बच्चों आपको। तो आप इस तरह से इसके जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि तुनक मिजाज है, घमंडी है, वाकपटु है, लेकिन पढ़ी लिखी भी है, ठीक है, भावुक हृदयी है, समन्वय की भावना है, उसमें घुल मिलकर के परिवार के साथ रहना चाहती है। तो ये सारी चीजें आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत एकांकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। प्रस्तुत एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखी सामाजिक एकांकी है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने संयुक्त परिवार में होने वाली समस्याओं जैसे आपसी मनमुटाव, एक दूसरे पर आक्षेप, गलतफहमी आदि का चित्रण किया है। एकांकी ने एकांकीकार ने एकांकी के माध्यम से संयुक्त परिवार के महत्व को प्रतिपादित किया है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि यदि परिवार के सभी सदस्य प्रेम पूर्वक, आपसी सामंजस्य और सद्भाव के साथ रहते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या को भी सुलझाया जा सकता है। परिवार में दादाजी जैसे परिपक्व मुखिया का होना भी आवश्यक होता है। संयुक्त परिवार प्रेम, सौहार्द, त्याग, समर्पण, विश्वास और सहनशीलता से ही निर्मित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एकांकीकार का संदेश या एकांकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस तरह का जो भी प्रश्न आता है बच्चों, आप इसका उत्तर इस ढंग से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला गद्यांश है, गद्यांश 2। बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, उपर्युक्त कथन किसका है और उन्होंने ऐसा कब कहा। ठीक है, यहाँ पर दो प्रश्न है बच्चों, तो उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। उपर्युक्त वाक्य दादा मूलराज के हैं। जब दादाजी को पता चलता है कि उनके छोटे पोते परेश की पत्नी बेला घर से अलग होना चाहती है और अपने मायके के घर के आगे इस घर को छोटा समझती है, छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा जरूरत से ज्यादा है, तभी दादाजी कहते हैं कि बड़प्पन कोई दिखावे की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। दादाजी के अनुसार व्यक्ति बड़ा अपने व्यवहार और कर्म से होता है, धन से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे दृश्य में ये कथन दादाजी का है, तो इसको ही आपको अपने उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है, वक्ता और श्रोता में क्या संबंध है, एकांकी में कौन परिवार से पृथक होना चाहता है। उत्तर है, वक्ता दादा मूलराज हैं और श्रोता उनका मंझला बेटा करमचंद है। ठीक है, दोनों के बीच पिता पुत्र का संबंध है। एकांकी में दादाजी के छोटे पोते परेश की पत्नी बेला, जो दादाजी की पतोहू है, परिवार से पृथक होना चाहती है। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक्सप्लेनेशन जब बताती हूँ तो मैं आपको यही बताती हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन जो भी है, मतलब कि कौन किसका बेटा है, किसने ये क्या कहा है, उसके संवाद क्या है, तो ये सारी चीजें जो हैं आप जब एकांकी पढ़ रहे हो तो उसे जरूर ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इस पर ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो
आप निश्चित रूप से उत्तर भी अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कथन से वक्ता के किस स्वभाव का पता चलता है? उत्तर है, प्रस्तुत कथन के वक्ता परिवार के मुखिया दादा मूलराज जी हैं। इन कथनों से दादाजी के परिपक्व, सहनशील और बुद्धिमान स्वभाव का पता चलता है। दादाजी का मानना था कि घृणा को घृणा से नहीं बल्कि स्नेह से दूर किया जा सकता है। वह यह भी मानते हैं कि कठोर हृदय को कोमलता से जीता जा सकता है, क्योंकि बड़प्पनता का दिखावा नहीं किया जा सकता, बल्कि वह तो अपने व्यवहार से लोगों को मन को महसूस कराया जाता है। ठीक है, तो दादाजी का आदर्श विचार है इस एकांकी में। यही कारण है कि वो अपने पूरे परिवार को बांध कर रखते हैं। तो इसी वक्त उन जो स्वभाव है, विचार है, उसको ही आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप पंक्ति एक बार और देख लीजिए। बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए, और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। तो इसका आपको आशय स्पष्ट करना है, इसका अर्थ आपको बताना है। तो उत्तर आप इस ढंग से लिखेंगे। उपर्युक्त पंक्ति का आशय है कि जो व्यक्ति बड़ा है अर्थात महान और अच्छे कर्मों वाला है, उसे दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। उसके व्यवहार और व्यक्तित्व में उसकी महानता होती है, जो मन की भावना है। एकांकी में ठूठे वृक्ष का उदाहरण देते हुए दादाजी बताते हैं कि ठूठा वृक्ष आकाश को भले ही छू ले, अर्थात बहुत ही बड़ा हो जाए, फिर भी वह महान नहीं होता है, क्योंकि वृक्ष की महानता तो तब होती है जब उसकी शाखाओं पर हरे भरे पत्ते, फल, फूल हों, जिसकी सुगंध मन में भर जाए और उसकी छाया सुख प्रदान करने वाली हो। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे बच्चों, क्योंकि पूरी एकांकी में आपको बरगद के पेड़ को ही प्रतीक के रूप में रखा गया है। उसकी बार बार तुलना की जा रही है, दादाजी अपने संयुक्त परिवार से उसकी तुलना कर रहे हैं। और यहाँ पर बच्चों आप इस पंक्ति को जरूर लिखिए कि ठूठे वृक्ष का उदाहरण जो प्रस्तुत किया है उन्होंने, कि ठूठा वृक्ष भले ही आकाश को छू ले, लेकिन वो बड़ा और महान नहीं होता। उसकी महानता क्या होती है? हरे भरे पत्तों और वृक्ष से और उसकी सुगंध से होती है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति की महानता उसके कर्म, उसके व्यक्तित्व से होती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला है गद्यांश 3। बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है, हम सब इसकी डालियां हैं। डालियों से ही पेड़ है, और डालियां छोटी हो चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। तो गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, उपर्युक्त कथन का वक्ता कौन है? बेटा शब्द का संबोधन किसके लिए किया गया है तथा उससे वक्ता का क्या संबंध है? उत्तर है, उपर्युक्त कथन का वक्ता दादा मूलराज हैं। बेटा शब्द का संबोधन इंदु के लिए हुआ है। इंदु दादाजी यानी वक्ता की पोती है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपको मैंने फिर बताया कि डिस्क्रिप्शन जितने भी हैं, कौन किससे क्या संबंध है, किसने किससे क्या कहा, ये सारी चीजें आप एकांकी में जरूर ध्यान से पढ़िए, तो इससे ही प्रश्न आपको आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वक्ता ने कुटुंब को किसकी भांति बताया, उसके संबंध में उन्होंने क्या कहा? ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रश्न बन रहे हैं आपके, उत्तर आप इस ढंग से लिख सकते हैं। वक्ता दादा मूलराज के अनुसार उनका कुटुंब एक महान वृक्ष अर्थात महान वट वृक्ष की भांति है। ठीक है, तो बार बार दादाजी जो है अपने परिवार की तुलना किससे करते हैं? वट वृक्ष से, बरगद के पेड़ से। तो उसी बात को लिखना है आपको यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न है, उसके संबंध में उन्होंने क्या कहा? तो जिस प्रकार वटवृक्ष की छोटी बड़ी सभी शाखाएं मिलकर एक विशाल छायादार वृक्ष बनाती हैं, उसकी सभी शाखाएं समान रूप से फलती फूलती हैं, उसी प्रकार इस परिवार का प्रत्येक छोटा बड़ा सदस्य महत्वपूर्ण है। सबसे मिलकर ही इस परिवार का निर्माण हुआ है। सभी सदस्यों की खुशी और इच्छाओं का समान महत्व है, अर्थात सभी सदस्य महान हैं, सभी सदस्य समान हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पंक्ति आप जरूर लिखिए, क्योंकि सभी सदस्य समान हैं ही विचार दादाजी का है।
क्योंकि सभी सदस्यों की खुशी उनके लिए मायने रखती है, उनकी इच्छाओं का महत्व है उनके लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, डालियां शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अपने परिवार के संबंध में वक्ता के क्या विचार हैं? उत्तर है, डालियां शब्द परिवार के सदस्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वक्ता मूलराज अपने परिवार को वट वृक्ष की भांति हरा भरा और छायादार बनाए रखना चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि वटवृक्ष रूपी उनके संयुक्त परिवार का एक भी सदस्य, यानी कोई भी डाली अर्थात डाली, उससे टूटकर पृथक हो जाए या मुरझा जाए। वे सभी को साथ साथ मिलजुल कर रहते हुए देखना चाहते हैं। वे परिवार के सभी सदस्यों को सामंजस्य पूर्वक प्रसन्नता के साथ रहते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दादाजी बार बार जो है वटवृक्ष से ही अपने परिवार की तुलना कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप इसी ढंग से देंगे कि वटवृक्ष और परिवार को सामंजस्य पूर्वक उसको जो भी तुलना उसकी की गई है उसको आप उत्तर में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, वक्ता की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। यानी बोलने वाला जो भी है इस वक्तव्य को, यानी बोलने वाले कौन थे इस वक्तव्य को? दादा मूलराज हैं। उनके चारित्रिक विशेषताओं को आपको बताना है। तो उत्तर आप इस ढंग से लिखेंगे कि एकांकी के मुख्य पात्र दादा मूलराज 72 वर्षीय हष्ट पुष्ट वृद्ध हैं, अपने परिवार के मुखिया हैं तथा पूरे परिवार पर उनका प्रभुत्व है। वह परिश्रमी और दूरदर्शी व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से सरकार से मिले 1 मुरब्बे जमीन के 10 मुरब्बे बना लिए तथा फॉर्म, डेयरी, चीनी मिल आदि भी खड़ा कर ली। परिवार में नई बहू बेला की मानसिकता समझने के बाद वे परिवार के सभी सदस्यों को उसका सम्मान और सहयोग करने को कहते हैं। उसके पढ़े लिखे होने का लाभ उठाने को कहते हैं, जिससे मालूम होता है कि उनके लिए परिवार का प्रत्येक सदस्य महत्वपूर्ण है। वह स्त्रियों का तथा शिक्षा और शिक्षित का सम्मान करते हैं। दादाजी मृदुभाषी, सरल, हंसमुख स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। वह बच्चों के साथ बहुत ही प्यार से बातें करते हैं, उन्हें कहानी सुनाते हैं। इस प्रकार दादाजी में परिवार के मुखिया के सभी गुण विद्यमान हैं। सभी उनका सम्मान भी करते हैं। वह एक परिपक्व बुद्धि, अनुभवशाली और सहनशील व्यक्ति हैं, जो परिवार की समस्याओं का हल निकाल लेते हैं। उनका विचार है कि कठोर स्वभाव को कोमलता से ही जीता जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपको दादाजी के चरित्र की विशेषताएं लिखनी है। तो वो एक मुखिया के रूप में है, हष्टपुष्ट व्यक्ति हैं और परिश्रमी हैं, दूरदर्शी हैं। तो साथ ही साथ वो स्त्रियों और शिक्षा और शिक्षित का सम्मान करते हैं, परिपक्व बुद्धि हैं, अनुभवशाली हैं, सहनशील हैं, मृदुभाषी हैं, सरल और हंसमुख प्रवृत्ति के हैं और सबसे बड़ा उनका विचार है कि कठोर स्वभाव को कोमलता से जीता जा सकता है। ठीक है, तो इस आदर्श विचार के साथ ही आप उनके चरित्र की विशेषताएं लिख सकते हैं और ये सारे पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं और अपने ढंग से भी लिखने का प्रयास कीजिए बच्चों की, क्योंकि आपको एकांकी के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप जरूर लिखने की कोशिश कीजिए अपने ढंग से। ठीक है, तो आपको आपके एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। अगला गद्यांश है, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए? गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, कथन का वक्ता कौन है? उसकी भावुकता का क्या कारण है? उत्तर है, कथन का वक्ता बेला है। बेला को जब मालूम होता है कि दादाजी ने ही परिवार के सदस्यों को उसके साथ आदर सम्मान से बात करने को कहा है, वह यह नहीं चाहते हैं कि परिवार का कोई भी सदस्य परिवार से पृथक हो, तब वह भावुक हो जाती है और उसे आभास होता है कि उसके बचपना पूर्ण व्यवहार के कारण ही परिवार में गलत फहमी उत्पन्न हो गई है। उसे अपनी गलती का पश्चाताप होता है। वह इस वटवृक्ष रूपी परिवार से पृथक होना नहीं चाहती है तथा सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहती है। यही कारण है कि वह भावुक हो जाती है।
ठीक है, तो यहाँ पर उसकी भावुकता का कारण आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वक्ता और श्रोता के बीच क्या संबंध है? श्रोता के किन विचारों से वक्ता का हृदय परिवर्तित हो जाता है या कर दिया? उत्तर है, वक्ता बेला इस परिवार की छोटी बहू और श्रोता दादा मूलराज इस परिवार के मुखिया हैं। बेला दादाजी के छोटे पोते परेश की पत्नी है, अतः वह दादाजी की पतोहू है। ठीक है, और अगला प्रश्न का उत्तर है कि बेला दादाजी के विचारों को जानने के बाद पश्चाताप करती है। वह भी इस परिवार के सभी सदस्यों की तरह ही रहना चाहती है, कोई विशेष आदर सम्मान नहीं चाहती है। यही बात वह दादाजी से कहती है कि क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए, यानी परिवार का कोई सदस्य परिवार में रहते हुए भी अलग थलग और दुखी रहे। तो ये पंक्ति आप जरूर लिखिए बच्चों, क्योंकि इसका अर्थ यही है इस पूरे वाक्यांश का। ठीक है, तो ये आप पूरा एकांकी की पंक्ति है, उसे ही इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एकांकी के आधार पर संयुक्त परिवार के महत्व को प्रतिपादित कीजिए। उत्तर है, उपेंद्रनाथ अस्क जी द्वारा लिखी गई एकांकी सूखी डाली सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखी समाज की यथार्थता को चित्रांकित करती है। आज के भागदौड़ के समय में संयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं। लेखक संयुक्त परिवार की महत्ता प्रतिपादित करते हैं। उनका मानना है कि संयुक्त परिवार में कई समस्याएं जैसे आपसी कलह, मनमुटाव, गलतफहमी आदि उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन परिवार में सामंजस्य, सहनशीलता, प्रेम पूर्वक साथ रहने पर बड़ी से बड़ी समस्याओं का अंत हो जाता है या अंत किया जा सकता है। साथ साथ रहने पर एक दूसरे को प्रत्येक कार्य में सहयोग मिलता है और व्यक्ति को चारित्रिक विकास का अवसर मिलता है। साथ ही बड़ों का मार्गदर्शन और संरक्षण भी प्राप्त होता है। पूरे परिवार के एक साथ रहने से अकेलापन, कुंठा जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होने पाती हैं। परिवार में दादाजी जैसे मुखिया का भी होना आवश्यक है। जिस प्रकार से एकांकी में दादाजी ने अपने विचारों से परिवार को बांधे रखा और अपने पूरे परिवार के सभी सदस्यों की भावनाओं को एक दूसरे से जोड़े रखने का कार्य करते हैं, उन्हें प्रसन्नता और स्नेह के साथ रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर संयुक्त परिवार के महत्व को प्रतिपादित किया है इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने, यानी लेखक का मुख्य उद्देश्य यही रहा है। तो उसे ही आप अपने शब्दों में इसे यहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो आप स्वयं से इस प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए बच्चों। मैंने आपको काफी डिटेल में इसका आंसर बता दिया है, तो आप स्वयं से अपने अनुसार इस प्रश्न का उत्तर लिखने का जरूर प्रयास कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेड़ से लगी लगी वह डाल सूखकर मुरझा जाए, कथन में वह डाल शब्द किसके लिए कहा गया है, इसका क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पेड़ से लगी लगी वह डाल सूखकर मुरझा जाए, कथन में वह डाल शब्द बेला स्वयं के लिए कह रही है। बेला नहीं चाहती कि पूरा परिवार उससे आदर सम्मान और औपचारिकता पूर्ण व्यवहार करे, क्योंकि वह भी पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहती है। यही कारण है कि वह वटवृक्ष का उदाहरण देकर अपनी बात कहती है। यदि परिवार के सभी लोग उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करते रहे तो वह अकेलेपन और अपराध बोध से ग्रस्त होकर सूख जाएगी, अर्थात दुखी और परेशान होती रहेगी। ठीक है, तो ये अंतिम पंक्ति आप जरूर लिखें, कीवर्ड्स का काम करेगी ये आपके लिए, कि वह अकेलेपन और अपराध बोध से ग्रस्त होकर सूख जाएगी, अर्थात दुखी और परेशान होती रहेगी, क्योंकि वह भी इस परिवार से मिलजुल करके, इस परिवार का हिस्सा बन करके प्रसन्नता के साथ रहना चाहती है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। और मुझे उम्मीद है बच्चों कि मैंने जितने भी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। आप स्वयं से भी प्रश्न बनाइए बच्चों और उसके उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से आपको एग्जाम में हेल्प हो जाएगी, आपको लिखने का ढंग भी पता चल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये सभी प्रश्न के उत्तर अच्छी तरीके से समझ में आ गए और आप स्वयं से भी लिखने का जरूर प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।